अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ रखा है उन सभी को ग्राफ से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में गणित के साथ साथ ग्राफ भी आना चाहिए, ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपने गति देखा, चाल, वेग, ठीक है, विस्थापन, दूरी, त्वरण, सारी बातें फिर से क्या करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ से संबंधित जो भी बातें हैं उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो सीखना है वो सीखना है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप के बारे में, टाइप्स ऑफ स्लोप, पहले ये समझ लो, टाइप्स ऑफ स्लोप, ठीक है, मतलब ढाल, जो ढलान है, ढाल के प्रकार, कितने प्रकार के और किस तरह से मिलने वाले हैं उसको मैं समझा देता हूँ पहले, फिर सभी सवालों में उसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी एक फलन है, y x का फलन है, ठीक है, और इसी का ढाल आप निकाल रहे हो, तो इसका ढाल क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप यानी कि ढाल क्या होगा, वो स्लोप होगा dy बाई dx, ये होगा स्लोप, ठीक है। और इसको tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी एंगल है उसका tan ले लो, ठीक है ना, या m से लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये कलन में पढ़ चुके हैं कैलकुलस में कि tan थीटा स्लोप होता है किसी भी फलन का। चलिए, तो सबसे पहला प्रकार जो शुरू होगा वो होगा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप मतलब tan थीटा होना चाहिए पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव का मतलब थीटा का मान कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना, तो 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो वो बताता हूँ मैं आपको। उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, यूं सीधी रेखा होगी, क्योंकि हर बार जो कोण है वो नियत है ना, एक नियतांक है, ये कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये y है इधर और इधर x है, ठीक है, तो हमेशा कोण नियत है, ये नियत है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें ढाल भी नियत है। और ये जो कोण है वो देख रहे हो, ये 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर बी, अब कांस्टेंट नहीं है, अब इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको ढाल दिखेगा, तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, ये बनाना, ठीक है। अभी किस प्रकार होगा वो देखते हैं। तो अक्ष बना लिया मैंने, y अक्ष, x अक्ष, ठीक है। अब जो ग्राफ है आपका वो उसका कोण हर बार बढ़ रहा है, तो पहले ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे, तो इसमें जब आप कोण देखेंगे तो टेंजेंट, स्पर्शीय रेखा जो होगा, टेंजेंट स्पर्शीय रेखा, उसका कोण देखोगे आप। तो इस जगह पे देखो, अगर आप एक टेंजेंट बनाए तो यहाँ कोण θ1 है, फिर यहाँ देखो, यहाँ जो बनाए उसका कोण इधर θ2 है, फिर यहाँ जब बनाए तो ये कोण θ3 है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि थीटा बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए इसका स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बढ़ते हुए, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में ये ढाल लिखा होगा। तो कभी भी इस प्रकार की ग्राफ आपको दिखाई दे तो आप क्या समझोगे, वहाँ समझोगे कि ढाल पॉजिटिव है, धनात्मक है और बढ़ते हुए है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। नंबर सी, अब डिक्रीजिंग, अब घटते हुए दिखाएंगे, तो डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप। देखिए अब जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा,
ऐसे। इस प्रकार की जो वक्र है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें हमेशा क्या आपको समझ में आना चाहिए कि ढाल पॉजिटिव तो है पर वो घट रहा है। ठीक है, आप अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण बहुत ज़्यादा है, फिर इधर आते आते कोण कम हुआ, फिर यहाँ और भी कम हो गया, देखते जा रहे हो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो क्योंकि यहाँ जो थीटा है ये घट रहा है, ठीक है, इसीलिए इसकी जो ढाल है वो घटते हुए क्रम में है। ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग स्लोप। तो कभी भी इस प्रकार की वक्र हो तो इसको कैसे समझोगे, इसको समझेंगे पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, तो मैं अभी तक क्या बता रहा था, केवल पॉजिटिव बता रहा था। अब मैं बताऊंगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप नंबर 2, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप में फिर से सबसे पहले क्या देखेंगे, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप। ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप, इसको पहले देखेंगे। तो चलिए, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ ये बताओ। कोई भी y और x मैंने लिया है, ये कल को ये नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है विस्थापन हो, यहाँ पे समय हो, तो फिर x में क्या दिखाओगे, समय, और यहाँ क्या दिखाओगे, विस्थापन। ठीक है, चलो, तो कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव क्यों हो रहा है, इस पॉइंट को समझते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि थीटा जो होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव, क्योंकि थीटा का मान 90 से छोटा है। ठीक है ना, और 0 से बड़ा है, 0 से 90 के बीच में। और यहाँ जो कोण का मान होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 तक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हमें ज़रूरत पड़ता नहीं है, मैथ्स में पड़ेगा। तो ये जो कोण है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। कोण कैसा बनेगा, 90 से ज़्यादा। तो देखो ये 90 से ज़्यादा बन रहा है ना, हमेशा घड़ी के उल्टी दिशा में इसको नापते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थीटा मोर देन 90 से ज़्यादा है, इसीलिए ये नेगेटिव है। लेकिन हर बार कोण बराबर है, क्योंकि कोण बराबर है इसीलिए वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अब नंबर बी। अब क्या होगा, इंक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये वाला। तो इसका भी ग्राफ देखो कैसा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, तो इस प्रकार से वक्र दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये याद कर लेना है। ठीक है, इसकी जो नेगेटिव है वो बढ़ती जा रही है। नेगेटिव में जो इसकी ढाल है वो बढ़ती जा रही है ना, वो स्टीपनेस बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टीप का मतलब है ऐसे शार्पनेस, जो ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए इंक्रीजिंग नेगेटिव है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग में दिखा देता हूँ मैं आपको, नंबर सी, डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप। डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप, इस प्रकार की जो वक्र होगी, इसको कैसे समझोगे, इसको समझोगे पहले तो ये ऋणात्मक ढाल है और घटते हुए, तो ऋणात्मक घटते हुए ढाल का वक्र इस प्रकार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे समझ रहे हैं इस पॉइंट को, तो ग्राफ को देखो ना, ग्राफ देखो, यहाँ पे थीटा कम है, फिर इधर और ज़्यादा होता जा रहा है, और ये नेगेटिव में होता जा रहा है, तो नेगेटिव में घटते हुए कोण आ रहा है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को समझ लो जैसे कि -5 और -2 में कौन छोटा है, तो -2 बड़ा है, 5 छोटा है, तो ये घट रहा है, तो और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, तो वो और कम होगा, नेगेटिव जितना होगा उतना कम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये है बेसिक बात। एक और पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा भी एक होता है, क्या होता है वो, ज़ीरो, है ना, ज़ीरो। तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, यहीं पर ही लिख देता हूँ।
देखिए 1 2 3 जीरो स्लोप, जीरो स्लोप कैसा होगा, x में कोई बदलाव ही ना आए तो वो जीरो हो जाएगा, सॉरी y में कोई बदलाव ना आए तो ऐसे होगा सीधी रेखा, ठीक है। तो y और x में इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देख लो इसको, ध्यान से देख लो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर इस प्रकार का कहीं ग्राफ दिखे तो इसको कैसे समझोगे, ये पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसका कोण 90 से कम है, 90 से ज़्यादा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। अब हर बार कोण 90 से कम है, लेकिन कोण कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है, वक्र जो है वो उठी हुई है। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। ये होगा डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, घटते हुए, ठीक है। अब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कोण 90 से ज़्यादा है। इंक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप ऐसा होगा और डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप ऐसा होगा। और इस प्रकार के ग्राफ को क्या समझोगे, जीरो स्लोप, स्लोप में स्लोप कुछ आया ही नहीं, वो जीरो है, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं, इनको आप लिख लीजिए जल्दी से। अब आगे ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी सब कुछ सिखाया y और x के बारे में, है ना, y x का फलन है। अब y का नाम कुछ हो सकता है, x का नाम कुछ हो सकता है, y का नाम वेग हो सकता है, x का नाम समय हो सकता है ना। तो अगर इस प्रकार से कुछ बातें दे रखी हैं तो आगे आप कैसे समझोगे, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए नंबर 1, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम मतलब समझ रहे हो, है ना, वेग और समय का ग्राफ है, वेग समय, इसके बारे में ग्राफ बना हुआ है। तो क्या क्या इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहला चीज, इसका जो स्लोप है, स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा, तो त्वरण देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, और समझ लीजिए, ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल है, एरिया, जो क्षेत्रफल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है वो क्या देगा, वो देगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, सही है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन, ठीक। अब अगर वेलोसिटी ना देखकर स्पीड दे दिया जाए, स्पीड, तो स्पीड के समय, चलो इसमें भी आप त्वरण बोल सकते हो, लेकिन उस समय जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी होगा यानी कि डिस्टेंस होगा। तो स्पीड का अगर दिया जाए, स्पीड का, तो स्पीड टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या देगा, दूरी, डिस्टेंस देगा, ठीक है ना। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आगे के जो भी मैं सवाल कराने वाला हूँ वो समझ आएगा आपको, ठीक है। नंबर 2, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यानी कि विस्थापन समय का जो ग्राफ है, उसका स्लोप क्या देता है, स्लोप, उसका स्लोप देता है वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो आपको सिर्फ स्लोप याद रखना है कि स्लोप का नाम क्या है, नाम क्या है। तो इसके पहले मैंने आपको जनरल बताया, y x है तो स्लोप ऐसा होता है। अब से अगर y का नाम डिस्प्लेसमेंट और t का नाम x का नाम t हो जाए, तो फिर उसके ढाल का नाम क्या होगा, वेलोसिटी। मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन से बताता हूँ इस चीज को। जैसे y का नाम विस्थापन हो गया अगर, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और x का नाम हो गया टाइम, तो फिर इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप, उसका नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है।
तो अब से क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, मतलब जो विस्थापन और समय का जो ढाल है वो क्या देता है, वेग देता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर y का नाम वेलोसिटी हो जाए, वेग हो जाए, और x का नाम समय हो जाए, टाइम, तो ढाल उसका क्या कहलाएगा, त्वरण। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, यहीं पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो यहाँ पे स्पीड लिखोगे, यानी कि चाल लिखोगे। तो दूरी और समय का जो ग्राफ है वो क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, चलो अब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और उसको कन्वर्ट करने सीखते हैं, किसी एक प्रकार के ग्राफ को दूसरे प्रकार के ग्राफ में परिवर्तन करने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं त्वरण और समय का ग्राफ। ठीक है, इसमें तीसरा भी मैं लिखूंगा आगे, लेकिन दो मैं अभी पहले सवाल दे देता हूं आपको। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो सवाल है कि त्वरण और समय का ग्राफ दिया गया है इस प्रकार। ऐसे, ठीक है, तो ये समय है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये +2 और ये है -2, और इधर है त्वरण और इधर है समय। समय है सेकंड में और त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपके लिए सवाल ऐसे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें सवाल ये पूछा गया है, समझ लेना, कि आपको इसी ग्राफ को परिवर्तन करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ and displacement time graph। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है ना, तो आपको ये ग्राफ में परिवर्तन करना है। ठीक है, और देखो अब ये ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए आपको। ग्राफ जो लिखा हुआ है उससे क्या समझ में आता है, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या है, ये त्वरण और समय का ग्राफ, और मुझे क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये बात इसमें दिया हुआ है कि ये सीधी रेखा में ही चल रही है, सीधी रेखा में गति। ठीक है ना, सीधी रेखा में ही गति है। तो देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है ना, वेग और समय का ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये दिया हुआ है कि t बराबर 0 में वेलोसिटी 0 था और उसकी स्थिति भी 0, मतलब ओरिजिन से शुरू कर रहा है, ये दिया हुआ है, सवाल में दिया रहा है। तो चलो t बराबर 0 पे 0 है इसका वेग, और त्वरण क्या है, +2। +2 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी +2 +2 +2 +2 यहाँ तक है। कब तक है, 2 सेकंड तक। तो मतलब इसका जो ढाल है, जो स्लोप है, वो ये है, बोलो नहीं। यहाँ देखो, पढ़ो ध्यान से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढाल है उसको क्या बोलेंगे, त्वरण। तो मतलब मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी ढाल की जानकारी यहां पर है। तो पहले 2 सेकंड तक आपको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव है ना, धनात्मक और कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है ना।
तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जो पॉजिटिव और कांस्टेंट हो। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप कैसा होगा, 2 सेकंड तक में, यहाँ 2 लिख देता हूं मैं। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसा हो गया, जिसमें कोण क्या है 90 से कम। उसके बाद देखो यहाँ त्वरण क्या दिख रहा है आपको, त्वरण क्या दिख रहा है, त्वरण यहाँ पे 0 है। तो अब आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी ढाल क्या है 0। तो 0 ढाल वाला ग्राफ कैसा बनाया था मैंने, ऐसा, इस प्रकार। उसके बाद 4 से 6 में क्या दिख रहा है आपको, ऋणात्मक, नेगेटिव, है ना। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जो नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। देखो इसका उसका मान बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप हो। तो ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, तो वो कैसा ग्राफ होगा, इस प्रकार होगा 6 सेकंड तक। ठीक है, अब आपको यहाँ का ये जो मान है ना उस वो ज्ञात करना है, ये कितना होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो वेग में परिवर्तन देता है। इसको भी लिख लेना है आपको आगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या देता है, वेग में परिवर्तन। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 और 2 4, है ना। इसका क्षेत्रफल आ गया 4। इसका मतलब 0 से शुरू हुआ है और परिवर्तन 4 का आने वाला वेग में। तो 0 से 4 अगर आएगा तो क्या बन जाएगा वो, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड में रख दो। सही है, ठीक। अब सुनते जाओ। अब आपको क्या बनाना है, विस्थापन और समय का ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ देखते हैं। देखिए विस्थापन समय, अब आपको विस्थापन के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय का जो ढाल है उस वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी ढाल की जानकारी यहाँ है। तो चलिए 0 से 2 सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव है लेकिन बढ़ता हुआ है। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी ढाल पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो, ये बढ़ते हुए है ना। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है आपको। तो ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका मान पॉजिटिव है और 2 सेकंड तक पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऐसा होता है ना, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव है क्योंकि ये इस अक्ष के ऊपर सारे पॉइंट जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है और इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वेग इसमें ढाल नहीं देखना है, इसमें आपको इसी को देखना है, यानी कि वेग को देखना है। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके ढाल में कोई परिवर्तन ना हो और पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप क्या होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार होगा। उसके बाद अगले 2 सेकंड में पॉजिटिव है लेकिन घटते हुए, है ना। तो पॉजिटिव और घटते हुए, पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ हो गया। अब यहां से वापस जाओगे ना तो वो भी चेक हो सकता है, क्रॉस वेरीफाई हो सकता है। देखते हैं कैसे। 0 से 2 सेकंड में इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसका ढाल के बारे में जानकारी है। तो ढाल, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। तो इसके स्लोप का नाम क्या है, वेग, वेलोसिटी। तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉजिटिव और इंक्रीजिंग दिखाना चाहिए, तो ऐसे दिख गया। उसके बाद यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ढाल क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप
और स्लोप इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप का नाम वेलोसिटी है। मतलब मुझे 2 से 4 सेकंड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉजिटिव अक्ष में कांस्टेंट दिखाना चाहिए, तो पॉजिटिव में कांस्टेंट दिखा हुआ। उसके बाद इस प्रकार के वक्र को कैसे आप पहचानते हो, क्या होता है यहाँ पर, तो इस प्रकार के जो ग्राफ हैं उसमें पॉजिटिव स्लोप है लेकिन डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग मुझे दिखाना चाहिए, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग यहाँ पे दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में इसकी ढाल क्या दिख रही है आपको, इसकी ढाल पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 बना दिए। फिर यहाँ पे नेगेटिव और कांस्टेंट है, तो नेगेटिव और कांस्टेंट बना दिए, ठीक है ना। तो ये आपस में परिवर्तन करने आना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये जरा पता कर लेते हैं। तो 0 से 2 सेकंड में इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या देता है, विस्थापन, ये भी लिखा हुआ है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, ये त्रिभुज वाला लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 4, तो 4 तक पहुंच गया ये, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 में 4 जोड़ेगा तो 4 हो गया, ये मीटर में। उसके बाद अगले 2 में, अगले 2 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो अगले 2 का क्षेत्रफल क्या हुआ, अगले 2 का क्षेत्रफल बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 और 4, तो 4 दूना 8, 8 और हो जाएगा, क्योंकि इतने अंतराल में 8 मीटर और हो गया, तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, तो 12 तक पहुंच गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इतने दूर तक का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल वही आएगा 4, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 4 है, तो 4 आएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसमें 4 और जोड़ो तो 16 हो गया, तो ये कितने दूर तक पहुँच गया, 16 तक, तो ये हो गया 16 मीटर, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर बच्चों का एक बड़ा सा, एक कॉमन सा डाउट रहता है कि सर यहाँ पे तो वेग कम हो रहा है, तो फिर तो वो कम होना चाहिए, इसकी दूरी भी कम होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे कम नहीं होगा ये। क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि देखो वेग कम हो रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ने का जो क्रम है, जो दर है, वो दर कम में कमी आई है। मतलब पहले तुम तेजी से चल रहे थे, अब तुम धीरे धीरे चल रहे हो, स्लो मोशन में, ठीक है। तो धीरे धीरे चल रहे हो लेकिन बढ़ ही रहे हो ना, आगे आगे तो बढ़ रहे हो। तो आगे अगर बढ़ रहे हो तो फिर ये कम नहीं होगा, ये 12 से कम नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा, पर बढ़ने का जो दर है वो कम हो गया, ठीक है ना। देखो पहले 8 था और अब 4 ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वेग 0 हुआ, विस्थापन 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो ये विस्थापन इसका 16 पहुंच गया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक ही ग्राफ में मैंने सब कुछ सिखाया आपको। और ग्राफ देखते हैं, और उस पहले तो ग्राफ के और एप्लीकेशन समझते हैं, उसका जो उपयोग है वो समझते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, एक सवाल और मैंने यहाँ दिया है, जरा देखिए इसको ध्यान से। इस बार मैंने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया है, यानी कि वेग और समय का ग्राफ दे दिया है, और मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसको त्वरण समय और विस्थापन समय के ग्राफ में परिवर्तित कीजिए। xt मतलब x दिशा में ही वो चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, और ये दिया हुआ है कि वो 0 से शुरू कर रहा है, x = 0 से शुरू कर रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन है। एट t = 0, u 0 और x भी 0, ठीक है ना, ये गिवन है। अब इसको शुरू कीजिए, ठीक। कैसे करें, देखिए क्या क्या बातें मैंने आपको बताई, उसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
है ना, जो स्लोप है वो क्या देता है, त्वरण, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो क्या देता है, विस्थापन। क्या देता है वो, विस्थापन। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे तो विस्थापन मिलेगा, ढाल निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे, ढाल, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखते हैं सबसे पहले त्वरण वाला, त्वरण। अच्छा, ढाल भी कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, y का नाम यहाँ v है, तो v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 करोगे तो स्लोप आ जाएगा। अगर आपको कोण पता है तो आप tan कर लो, पर कोण थोड़ी पता। ठीक है, कोण वाला अगर आएगा तो उसके tan ले लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते जाइए। यहाँ 0 से 10, हाँ इसकी ढाल क्या है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 तक का ढाल क्या है, तो इसमें 0 से 10 में 10 का आया परिवर्तन, और x2 माइनस x1 में 2 का, तो 10 बटे 2 कितना हो गया, 5। तो 5 इसका त्वरण होगा। अब इस लाइन को देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन से क्या समझते हैं कि इसकी ढाल के बारे में जानकारी दीजिए। इसकी ढाल क्या है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। ढाल पूछ रहा हूं मैं, ढाल, तो ये ढाल क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो जब आप लाइन यहाँ पे, तो त्वरण वाला जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे और कांस्टेंट बनाएंगे। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट कब तक, 2 तक। ठीक है ना, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप कितना हो गया, 10 बटा 2, 5 हो गया, 5, तो प्लस 5। ये क्या बना रहे हो आप, त्वरण बना रहे हो। कितना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना, ये क्या है, समय है, t। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। अब आते हैं अगले 2 में, क्या दिखा है यहाँ पर, ये इस प्रकार की जो रेखा होती है उसकी ढाल क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब त्वरण क्या बनाओगे, 0। कब तक, 4 सेकंड तक। ठीक है, फिर क्या हो रहा है ये, फिर इस प्रकार के ग्राफ का ढाल क्या है, पहले ढाल बताओ। तो ढाल क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट बनेगा त्वरण, तो मतलब ये ऊपर में ही बनेगा। कितना बनेगा, चलो अभी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसकी ढाल निकालो, यहाँ से यहाँ तक का ढाल। अब वो कैसे निकलेगा, फिर से यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका y क्या है, यहाँ पे y 20 है। इसका x क्या है, 6। तो यहाँ लिखोगे 6,20, और यहाँ x क्या है, 4, और y कितना है, 10। ठीक है, तो y में परिवर्तन कितना आया, तो 20 माइनस 10। y में कितना आया, 20 माइनस 10। x में कितना आया, 6 में 4 घटा दी, 6 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, 10/2। कितना है ये, 5। तो ये भी 5 है, पहले भी 5 था। इसका मतलब फिर से यहाँ पर आप इतने दूर तक ही बनाएंगे। कहाँ तक है ये, 6 सेकंड तक। अब इसकी बारी। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप लिखिए x, y। x कितना है, 8, y कितना है, 0। तो अब अगर आप ढाल निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए y2 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, x2 माइनस x1। 8 में से 6 गया तो 2, तो कितना हो गया, -10। तो -10 लेके जाना होगा। और ये इस प्रकार की रेखा का ढाल क्या होता है वो बताइए। ढाल होता है नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट। तो नेगेटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। तो नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है, कब तक, 8 सेकंड तक। कितना है ये, 10 है, तो इसके नीचे से शुरू करोगे, यहाँ पे -10। ठीक है, और ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। समझ में आया। अगला अब आपको क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। एटी हो गया, अब एक्सटी बनाना है। एक्सटी मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ये।
तो मैं यहाँ पर एस भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स टी ग्राफ चलेगा। तो एक्स टी ग्राफ देखते जाओ। हाँ, तो इस प्रकार हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स टी है ना, तो इधर एक्स इधर टी, एक्स टी ग्राफ। अब इसका क्षेत्रफल देगा एक्स टी ग्राफ, ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो देखिए 0 से 2 तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तक, यहाँ क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है हाफ बेस हाइट, आधार और ऊंचाई को गुना कर दो तो कितना आ गया 10। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 10 और ये प्लस में है, तो 0 से शुरू हो रहा है 10 तक जाएगा। तो 0 से शुरू करना है और 10 तक लेके जाना है। तो 0 से, अच्छा, अब आपको ये भी देखना है कि इसका क्षेत्रफल ले रहे हो तो इसका स्लोप यहाँ है। अब उल्टा हो रहा है, समझना, मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप यहाँ है। तो देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, तो मुझे पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना चाहिए। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा होता है। कब कितना हुआ इसका क्षेत्रफल 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है, ये मीटर में। कब तक है, 2 सेकंड तक। अब अगले 2 सेकंड में देखते जाओ। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। अगले में इसका क्षेत्रफल क्या है, ये 2 है और ये 10 है, तो कितना हो गया, ये 20। इसका क्षेत्रफल हो गया 20। तो पहले 10 था, उसमें 20 और आप बढ़ा दिए, तो वो कितना हो गया 30। तो 30 तक लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन किस प्रकार लेके जाना है वो समझना है। तो देखिए इतने दूर तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 सेकंड तक। कितना हो गया ये हो गया 30, ठीक है, 30, ठीक है। अगले 2 सेकंड में क्या दिखा आपको, फिर से पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है, ये एक त्रिभुज है और एक आयत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना होगा इसका क्षेत्रफल, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है, समांतर दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, ये कितना है 10, तो 20 प्लस 10, और ये वाला ये कितना है 2, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो 30 और जोड़ दो, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। अच्छा, किस प्रकार बनाना है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा होता है ना, रुको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ। 4 से 6 कितना हो गया, ये 30 में कितना जोड़ना है और 30, तो कितना हो गया ये 60। अगले 2 सेकंड में क्या हुआ, अब देखो, अब इसकी या इस ग्राफ को पढ़ो और उसके ग्राफ के ढाल को वहां बनाना है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है आपको। ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका ढाल पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसा होता है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग ऐसा होता है, इस प्रकार होता है। तो 6 से 8 तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया कि कितना दूरी और आया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वेग कम हो रहा है, दूरी कम नहीं हो रहा है। मतलब आप धीरे धीरे जा रहे हो पर बढ़ रहे हो आगे, तो विस्थापन होगी,
विस्थापन में कमी नहीं होगी, पीछे नहीं जा रहा ये, ठीक है। तो इतने का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, तो ये क्षेत्रफल कितना हुआ हाफ, ये कितना है 2, और ये हाइट कितना है 20, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 और जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 80, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन और समय का ग्राफ, ठीक है। तो उल्टा भी पहुंच सकते हो, इसकी ढाल की जानकारी यहाँ है, इसके ढाल की जानकारी यहाँ है, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ को, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में परिवर्तन करने आना चाहिए आपको, ठीक है। लिख लें। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं, देखिए कैसा सवाल है। इस बार सवाल ऐसे है कि एक xt ग्राफ है, ठीक है, xt ग्राफ, x का मतलब विस्थापन x दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया गया है, एक ऐसे है एक ऐसे है, दो अलग अलग गाड़ियों की है। इधर से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इधर से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि दोनों के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, दोनों ही वेग का। तो मतलब वेलोसिटी a बाय वेलोसिटी b, ये पूछा गया आपसे, ठीक है ना, इसका ज्ञात करना है। तो सीधी रेखा है ऐसे, इसका मतलब जो वेग है वो नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो कोण है वो कौन सा लेना होता है, क्योंकि आप ये बात पता है कि वेग निकालना है अगर विस्थापन समय ग्राफ से, तो क्या कर निकालना पड़ेगा, ढाल निकालना हो, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे लिखते हैं, स्लोप होता है tan थीटा, जो कोण है उसका tan ले लीजिए। तो कोण कहाँ से ले, तो कोण हमेशा x एक्सिस जो होता है, x अक्ष, उससे घड़ी के उल्टे दिशा में जाकर जो कोण बनता है वो कोण लेते हैं। तो ये तो ठीक है, चलो 30 डिग्री बन गया। तो b का वेग क्या होगा, b का वेग होगा वेलोसिटी ऑफ b tan 30 डिग्री, ठीक है। a का कैसे लोगे, a का लेने के लिए आपको क्या करना होगा, x से यहाँ जाना पड़ेगा। तो वो बताइए कि कितना डिग्री बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो ये 60 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 30 है। तो इसके लिए क्या बनेगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो a बटा b निकालना है, तो va बटा vb क्या आ गया बताओ। तो इसका मान कितना होता है 1 बटा √3, और ये कितना होता है √3। तो a √3 है और b 1 बटा √3 है, तो ये चल गया ऊपर, मतलब 3:1, ये इसका अनुपात आ गया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं, कभी कभी इस तरह से आ गए। अब मैं आगे बताता हूँ कि इनडायरेक्टली, मतलब सीधा सीधा नहीं, कोई सवाल दिया रहेगा उसको आप ग्राफ में अगर आप उसको परिवर्तित कर दें तो बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक वस्तु विरामावस्था से शुरू करती है, कोई भी अपनी जो यात्रा है वो विरामावस्था से शुरू हो रही है, और त्वरण एक समान है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। त्वरण का मान क्या है अल्फा, तो अल्फा त्वरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, अल्फा त्वरण। और कुछ समय चलने के बाद ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के कारण जो मंदन आ रहा है वो क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, ठीक है। अगर कुल समय t लगा तो आपको ज्ञात करना है कि अधिकतम वेग क्या होगा और कितनी दूरी तय की गई है, एवं कुल दूरी तय s, ये भी ज्ञात कीजिए, ये भी ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो सवाल क्या है कि विरामावस्था से एक समान त्वरण से शुरू होती है, उसके बाद ब्रेक लगाने के कारण मंदन जो रिटार्डेशन है वो बीटा है, और टोटल टाइम जो लगता है वो t है।
तो आपको बताना है अधिकतम वेग क्या होगी और कुल तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको इसके टर्म में बताना है, अल्फा बीटा और टी के टर्म में, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप ग्राफ बना लीजिए, और एक बार ग्राफ बना लिए तो उसके बाद आगे का काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं ग्राफ बना तो लूँगा, पर किसका ग्राफ बनाना है ये समझना है। तो ग्राफ बनाना है समय और वेग का, ठीक है। चलिए, तो विरामावस्था से शुरू हो रहा है, तो विरामावस्था से शुरू करने के लिए आप 0 से शुरू कीजिए, और अल्फा एक समान है, ये यूनिफॉर्म है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट स्लोप। तो कांस्टेंट स्लोप मतलब सीधी रेखा हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये हो गया अधिकतम वेग, तो इसको Vm लिख देंगे, अधिकतम वेग, ठीक है। उसके बाद रिटार्डेशन आके 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो समय है, ये समय t दिया हुआ है, कुल समय t है। इसकी जो ढाल है वो है अल्फा, और इसकी जो ढाल है वो है बीटा, ठीक है ना। ये सारी बातें दे रखी हैं। तो आपको क्या मान ज्ञात करना है, सबसे पहले Vm ज्ञात करना है, और क्या क्या ज्ञात करना है, दूरी, तय की गई दूरी s। तो दूरी क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ही तो होगा, है ना। तो चलिए Vm कैसे निकालेंगे, इसको करते हैं, एक साथ कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए इसका ढाल, मान लीजिए यहाँ का टाइम कुछ, मान लीजिए ये टाइम लगा, t टाइम लगा, है ना। स्मॉल t ले लेते हैं यहाँ पे, ये है स्मॉल t, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करोगे, इसका स्लोप कैसे लिखोगे, तो स्लोप हो गया, स्लोप का मान हो गया अल्फा, और वो कैसे लिखोगे, तो y में कितने का चेंज आया, इसको कैसे लिखोगे, t, Vm, और इसको लिखोगे 0, 0। तो स्लोप कैसे लिखते हैं, स्लोप याद आ रहा है आपको, m लिखते हैं, y में कितने चेंज आया, x में कितना चेंज आया, उसका अनुपात। तो y में चेंज कितना है, Vm माइनस 0, ठीक है, और x में कितने का चेंज आया, तो t माइनस 0, तो ये हो गया अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया, Vm बाई टी, ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में इसकी जो ढाल है वो पहले ही नेगेटिव है ना, मंदन लिखा हुआ है, तो उसको मैं माइनस लिख लेता हूँ, पहले माइनस लिख लिया, ठीक है। अब ढाल कैसे निकालोगे, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो t माइनस 0, ये क्या हुआ, t माइनस 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Vm माइनस टी। तो चलिए चेंज लिखते हैं, तो y में कितना चेंज आया, 0 माइनस Vm, ठीक है। उसके बाद टाइम में क्या चेंज आएगा, तो x कितना है यहाँ पे, t यहाँ कितना है, कैपिटल T, तो t माइनस स्मॉल t, ये हो गया माइनस बीटा। तो देखो मैंने रिटार्डेशन का माइनस यहाँ पे ले रखा है, तो बाद में जब ये बीटा लिखोगे तो वो सिर्फ उसका परिमाण होगा, ठीक है ना, उसकी मैग्नीट्यूड होगी केवल। चलिए, तो यहाँ से t को क्या लिखोगे, t यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे t बराबर Vm बाई अल्फा, उसको यहाँ रख देंगे, यहाँ माइनस हो गया कैंसिल, तो बीटा बराबर Vm t माइनस Vm बटा अल्फा। अब इसको इधर ले जाओ और इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है, ले जाओ उधर जल्दी फटाफट। तो t माइनस Vm बटा अल्फा बराबर Vm बटा बीटा, है ना। इस पूरे को मैं इधर ले गया, इसको नीचे ले आया, ये हो गया। फिर इसको इधर ले जाओ, तो t बराबर Vm बाई अल्फा प्लस Vm बाई बीटा। अब आपको Vm ही तो निकालना है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा गुना बीटा इंटू Vm। तो आपको Vm चाहिए, तो बताइए क्या आ गया, Vm बराबर
अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा गुना टी। तो इसको आप एक सूत्र की तरह याद रखेंगे। किस प्रकार याद रखेंगे? अल्फा त्वरण है, बीटा मंदन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना, यहाँ माइनस नहीं लगाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लगा के ही इसको निकाला है। ठीक है, तो अधिकतम वेग क्या होता है? अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा गुना टी। ठीक है, अब देखिए ये कुल दूरी कैसे निकालोगे? तो इसका जो क्षेत्रफल है वही उसका दूरी होगा, है ना, ये s होगा। तो वो कैसे निकालोगे बताओ? उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो s बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ आधार और लंबाई से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर दो। तो यहाँ से यहाँ t है और ये क्या है? ये ऊंचाई कितना है? vm है। तो हाफ vm गुना t, vm का मान यहाँ रख दो, एक t इससे गुना हो जाएगा। तो ये आ गया हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा को किससे गुना कर देना है? t से। तो क्या बन गया वो? टी स्क्वायर। क्या बन गया? टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मान। अब इसी में अगर मैं ये पूछता कि औसत वेग क्या है? औसत वेग, तो औसत वेग में क्या करते थे? याद आ रहा है आपको? औसत वेग में कुल दूरी को समय से भाग दे देते थे। तो कुल दूरी तो आ गया, इसको समय से भाग दोगे तो एक टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो औसत वेग में क्या लिखोगे? अल्फा बीटा हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। लेकिन अधिकतम वेग क्या होगा? अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, औसत वेग। तो औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये हुआ, टोटल टाइम t है, तो यहाँ से एक t खत्म हो जाएगा बस, और क्या। तो हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये क्या हो गया? औसत वेग। तो आपको ये तीनों याद कर लेना है, 1 2 3, ये तीनों को आपको याद करना है। इससे काफ़ी समय बचता है। कैसे याद करोगे? अगर अल्फा है त्वरण, बीटा है मंदन और टी है कुल समय, तो अधिकतम वेग क्या होगी? अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। औसत वेग क्या होगी? हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। कुल दूरी क्या होगा? हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा गुना टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और मैं आपको बताता हूँ, अगर ये याद कर लिए हो तो कुछ कुछ सवाल कितने आसानी से हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें कहीं नहीं लिखा था कि आप इसको ग्राफ से बताइए। कभी कभी कुछ सवाल ग्राफ से काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ये। ठीक है ना, चलिए इसको लिखिए जल्दी। देखिए अगला सवाल, एक कार है जो विरामावस्था से चलना शुरू की है। ठीक है, और टी समय के बाद वह एक समान त्वरण से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होती है, और टी समय त्वरित होने के बाद उसका जो वेग है वो पहुंच जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है, जिसके बाद वह 8t टाइम तक उसी एक समान वेग से चले जा रही होती है। उसके बाद क्या होता है? 8t समय के जस्ट बाद ब्रेक लगाती है ना, ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के बाद अगले 2t समय के बाद वह गाड़ी रुक जाती है ना, समय के बाद वह रुक जाती है। तो आपको औसत वेग ज्ञात करना है, औसत वेग। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी याद करनी है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एक ही है, क्योंकि वो सीधी रेखा में ही चल रही है, उसकी दिशा नहीं बदल रही है। तो आप एवरेज स्पीड बोलिए या एवरेज वेलोसिटी बोलिए, एक ही बात है ना। तो औसत चाल और औसत वेग यहाँ एक ही बात होगी। चलिए, तो इसको कैसे करें? इसको आप देखोगे तो जो त्वरित है तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम क्या करेंगे,
ग्राफ से करेंगे। अगर इस ग्राफ लगा दो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। फिर से मैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पर मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में ही इसको नापा है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में नहीं कर रहा क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि आपको किस में निकालना है। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो फिर उसको बाद में परिवर्तित कर लेंगे। तो विरामावस्था चलना शुरू किया और एक समान इसमें तो त्वरण है, यूनिफॉर्म है, तो इसको ऐसे करके ले गया मैं, ठीक है ना। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम कितना पहुंच गया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें समय कितना लगा, टी समय लगा। उसके बाद 80 टाइम तक यही स्पीड चल रहा है, तो 80 टाइम तक यही स्पीड चला, ठीक है। उसके बाद 2t टाइम के बाद ये रुक जाता है ब्रेक लगाने के बाद। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, मंदन होगा, और मंदन होने के कारण यहाँ पर 2t समय लग रहा है इसको, ठीक है। ये t है, यहाँ पे 2t और लगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगले 2t समय, और यहाँ अगले नहीं लिखा हुआ है। तो अगले 2t समय मतलब 8 के बाद अगला 2t करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10t आ जाएगा, सही है ना, 10t, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग के लिए क्या करना होगा, इसका टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम से भाग देना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना आसान है, क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका कंप्लीट। तो इसको ट्रपीजियम भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल एरिया क्या देगा, टोटल डिस्टेंस, वो कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। ये कितना है बताओ, ये कितना है, ये है 8 में से 1 गया, हाँ ये दूरी कितना है, 8 में से 1 गया तो 7। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को जोड़ देंगे, है ना। तो ये दूरी कितना है, 8 में से 1 गया तो 7 है ये। तो 7t को किससे जोड़ना है, ये दूरी से, 10t, है ना, इनटू हाइट। ये वाली दूरी क्या है, ये कितना है, 60, उसको किससे भाग देना है, ये हो गया टोटल, ये हो गया एरिया हो गया, है ना, टोटल, उसको भाग देना है टोटल टाइम से। तो एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस को भाग देना होता है टोटल टाइम से, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये हटा देता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करें। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इसको काट लो यहाँ से, 30 हो गया, ये जोड़ो तो कितना हुआ, 10 और 7 17। तो 17t को गुना कर दिया 30 से, ठीक है। अब टोटल टाइम की कितना हुआ, 10t हो गया, टोटल टाइम 10t। तो t से t कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 17 तिया 51 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। ये हो गया, तो कितना आसानी से हो गया, इसमें कुछ परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। और एक सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ऐसा है कि त्वरण और समय का ग्राफ दिया गया है, त्वरण और समय का, और इसमें यह दिया गया कि यदि अगर यह वस्तु सीधी रेखा में चल रहा है,
ठीक है ना, जो भी वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, तो उसकी AT ग्राफ इस प्रकार है। तो कुल तय की गई दूरी ज्ञात करें 3 सेकंड तक, ठीक है, 3 सेकंड तक उसकी दूरी क्या होगी ये ज्ञात करना है आपको। दूरी ना बोलकर मैं विस्थापन बोल देता हूं, ठीक है, विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ठीक है, ये सवाल है, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करें। तो आपको ये लगता है कि पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी, बट ये गलत है, जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब इसको करें कैसे? तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, कहीं भी लिखा नहीं रहेगा कि आपको ग्राफ का इस्तेमाल करना है, आपको खुद ब खुद समझना होगा कि इनडायरेक्टली हमें ग्राफ से काम बहुत ही आसान हो जाता है, उसको अपनाना होता है। तो इस AT ग्राफ को आपको किस में कन्वर्ट करना है? VT ग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन कन्वर्जन अगर आएगा ही नहीं आपको तो फिर कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए इसको बढ़िया से कन्वर्जन का नियम लगाना है, परिवर्तन करना है। तो मीटर प्रति सेकेंड और ये सेकेंड है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को किस में बदलना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है ना। तो चलिए, ये दिया गया है कि विरामावस्था से सीधी रेखा में चल रही है, विरामावस्था से चल रही है ना, u0 है, ये दिया हुआ है सवाल में। तो चलो अब देखो, AT का जो क्षेत्रफल होता है ना, AT का क्षेत्रफल वो क्या देता है? इसका क्षेत्रफल देगा, इसका क्षेत्रफल एरिया क्या देने वाला है? चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे परिवर्तन आया। अब समझो, ये जो ग्राफ बनाने वाले हो उसके स्लोप की जानकारी यहाँ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो इसके स्लोप की इस ग्राफ के स्लोप की जानकारी यहाँ है। अब स्लोप देखते हैं क्या है। तो स्लोप देखो क्या है, पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट है ना, ये रेखा बिल्कुल बदल नहीं रही है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप आपको बनाना है। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप कैसा हो? पॉजिटिव कांस्टेंट हो। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसे होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप हो गया, ठीक है ना। अब ये होगा कितना? इसका क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल? 2, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 0, ये 0 है। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी ढाल क्या है? 0 है। तो वो कैसा बनेगा? सीधी रेखा। पहले तो इसमें यहां लिख देता हूं, यहाँ कितना समय है? 1 सेकेंड। उसके बाद ऐसे सीधी रेखा जाएगी 2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो त्वरण क्या है? नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी ढाल कैसी है? नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ बनाना है। तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसा होता है, ये क्या बना? 3, ठीक है ना। अब मैंने VT क्यों बनाया? इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि VT का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? विस्थापन। वेलोसिटी यानी कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो होता है विस्थापन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्षेत्रफल डिस्प्लेसमेंट देने वाला है और आपको इसका बस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें, इसमें और इसमें, है ना। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो क्या निकलेगा? एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लग रहा है क्या? वेग 0 से होकर 0 बना, वेग 0 बना, विस्थापन 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1 हो गया ये, प्लस इसका क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 2 में से गया 1, ये दूरी कितना है? 2, तो 2 गुना 1, 2। इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, हाफ, ये दूरी की कितना है? 1,
और ये लंबाई कितनी है, ऊंचाई 2, तो ये इससे क्या आ गया 1, तो 2 3 4 मीटर विस्थापन आ गया। ठीक है ना। तो देख रहे हो ग्राफ के सवाल कैसे ऐसे हो रहे हैं, है ना। तो हमेशा ग्राफ को अगर आप ग्राफ के ढंग से कभी कभी सोचेंगे तो काम आसान होता है। करेक्ट है। अगला सवाल इस प्रकार है कि इस बार जो मैंने ग्राफ दिया है वो xt ग्राफ दिया है। xt का मतलब क्या है, x का मतलब विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन है और ये सीधी रेखा में चल रहा है। आपको बताना है कि दूरी कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, औसत चाल कितना हुआ और औसत वेग कितना हुआ। ठीक है ना। तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, इस बार क्या है, विस्थापन और समय का ग्राफ है। तो देखिए विस्थापन से दूरी कैसे निकालेंगे, विस्थापन से विस्थापन तो निकाल सकते हैं, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी हमेशा बढ़ता ही है। मैंने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, वो घटता नहीं है। भले आप लौटकर वापस आ जाएं तो विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। तो देखिए दूसरे सवाल का जवाब क्या है, 2 सेकंड तक इसकी विस्थापन बढ़ी, फिर विस्थापन 10 मीटर ही रही, फिर विस्थापन कम हो गई और उसके बाद कहाँ पहुंच गए, 0 पे। तो 10 सेकंड में विस्थापन वापस 0 हो गया, ये वापस आ गया अपने उसी जगह पे। तो इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब है 0, विस्थापन 0 है। तो अगर विस्थापन 0 है तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग भी 0 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कुल विस्थापन ही 0 है तो उसको समय से भाग दोगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है। अब आते हैं दूरी पे। दूरी कैसे निकाले, तो दूरी क्या होगा कि दूरी के लिए आपको हमेशा जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। जैसे ये बढ़ रहा है ना, 10 तक गया, उसके बाद 10 ही रहा, फिर ये वाला जो वापस आया ना ये -10 दिया होगा तभी 0 हुआ होगा। समझना इस बात को। क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ये चलते 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 कहाँ तक पहुँच गया, 10 तक। तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ से गया 10 तक। ठीक है। तो t बराबर 0 से 2 सेकंड तक यहाँ तक, फिर अगले 5 सेकंड तक वो रुका रहा, तभी तो इसकी विस्थापन 10 है, इसकी विस्थापन 10 है। तो ये 5 सेकंड तक यहीं रहा, उसके बाद वापस वो लौट कर वहां पहुंच जाता है, तो फिर ये लौट कर ऐसे यहाँ आ जाता है। ठीक है। कितने सेकंड पर, 10 सेकंड पर। तो 10 सेकंड के बाद इसकी क्या हो गई, वापस विस्थापन वहीं हो गई जैसे 0 हो गई जहां से चलना शुरू किया था। लेकिन दूरी के लिए आप क्या करोगे, इस ये वाली और ये वाली दोनों को जोड़ोगे, है ना। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक 10 गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 आया, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है। तो दूरी बढ़ेगा पर विस्थापन कम होता है। ठीक है। औसत चाल के कितना हो गया, औसत चाल हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम कितना है 10, तो कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। आया समझ में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको समझना बहुत जरूरी था। तो इससे कुछ बातें क्लियर हो रही है कि ग्राफ में विस्थापन और दूरी, वेग और चाल यानी कि स्पीड और वेलोसिटी, इनका अलग अलग रिलेशन होता है। तो क्या होता है जरा इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करके यहां लिख लीजिए। ठीक है। तो नोट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये वेग है तो वेलोसिटी लिख देता हूं यहां पे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और कुछ इस तरह से। ठीक है। ऐसा है, इस प्रकार है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे
तो इसका आंसर आ गया A1। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आंसर आ गया A2। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2 करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा उसको घटाना होगा आपको। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, मतलब जो नेगेटिव एरिया है उसकी मैग्नीट्यूड आप जोड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दूरी हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, भले वो लौटकर वापस आ जाए पर दूरी जुड़ेगा। तो वेग और समय का जो क्षेत्रफल है उसका नेगेटिव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉजिटिव करोगे तो डिस्टेंस होगा। अगर नेगेटिव है तो नीचे अगर चला गया नेगेटिव हो गया, तो अगर ऊपर है तो दोनों बराबर ही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, तो एक नोट ये नोट कर लेना है। दूसरा क्या नोट करना है, दूसरा नोट करना है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव एक्सिस पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी कभी भी घटेगा नहीं, कभी भी घटते हुए ग्राफ नहीं होता। कोई भी ग्राफ बना लीजिए, कोई भी वक्र बना लीजिए, ऐसा आपको बनाना ही पड़ेगा जिसमें वो बढ़ता हुआ दिखेगा, कम होता हुआ आप कभी भी नहीं दिखा सकते दूरी में, है ना, डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, एक। दूसरा स्पीड यानी कि चाल, कभी भी नेगेटिव, मतलब समझ रहे हो नीचे वाले में, नेगेटिव अक्ष में नहीं दर्शाया जाता। ठीक है ना, या नहीं दिखाते, नहीं बनाते। ठीक है, नहीं बना सकते, स्पीड को नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक अदिश है, स्केलर है, तो इसमें नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, ये वेग है। तो अगर आपको इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड यानी कि चाल का ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका आपको प्रतिबिंब ले लेना है। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ठीक है, तो उसकी प्रतिबिंब बना दीजिए, मिरर इमेज बना दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये ऐसे ही रहा, अब ये नेगेटिव वाला ऊपर ले लो, ऐसे ऐसे, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ। आया समझ में? इसके साथ भी वैसा ही है। अगर वे ये तो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। मान लीजिए अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट, ये नंबर 2, ये नंबर 1 एग्जांपल में। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर ये घटते हुए आप दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, लेकिन कभी भी चाल घटेगा नहीं, वो बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या करना होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जहां से चलना शुरू किया था उससे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसे वो कभी भी कम नहीं होगा, भले वो लौट कर वापस आए लेकिन वो बढ़ता हुआ ही दिखाओगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉसिबल ग्राफ है कि ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें
और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।